फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे घटना चक्र की प्राचीन भारत, जिसमें हमारा चैप्टर है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। उसका हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है। अब हम करेंगे एमसीक्यूज। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो उन्होंने 319 से लेकर 500 ईस्वी तक शासन किया था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुप्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, प्रवरसेन प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये हैं आपके प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। उसने वैदिक यज्ञ भी किए थे। इसके साथ ही इसी वंश के शासक थे प्रवरसेन द्वितीय ये साहित्य में रुचि रखते थे। इन्होंने सेतु बंध की रचना की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। और विंसेंट स्मिथ ने इन्हें समुद्रगुप्त को क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। इनकी जो पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, स्मिथ की पुस्तक। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। निम्नलिखित किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त है? तो ये आपके हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम है देवगुप्त है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य तथा देवगुप्त, देवराज, देवश्री अन्य नामों से जानते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वो कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो वो हैं आपके समुद्रगुप्त। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन है? आपके समुद्रगुप्त हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त है। वह प्रथम गुप्त शासक है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ज्ञातव्य है कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला जो शासक बताया जाता है वो कौन है? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। लोक सेवा आयोग ने भी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला बताया गया कि पहला गुप्त शासक कौन है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय है। जबकि यूजीसी ने क्या कहा था? उसने समुद्रगुप्त को आंसर माना था। लेकिन आपको क्या करना है? लोक सेवा आयोग के अनुसार चलना है तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ही मानना पड़ेगा। ठीक। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है। इलाहाबाद स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? महापद्मनंद, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। इसका आंसर है आपका सी और डी। अशोक भी संबंधित है और समुद्रगुप्त भी इससे संबंधित है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में भी सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख भी बताया गया है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। ये आपका समुद्रगुप्त है। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो ये आपका समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो इसका नाम था महेंद्र। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों और उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कौशल का राजा जो था महेंद्र था। दक्षिणापथ के राज्यों को समुद्रगुप्त ने पहले ही जीता, किंतु फिर ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत कृपा कर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो ये आपके जहांगीर का भी लेख इसी पे मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव थे हरिसेन ने की थी। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया है। जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख, अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें पृथव्या प्रथम वीर उपाधि किसने धारण की? तो ये है आपके समुद्रगुप्त ने धारण की थी।
इतिहासकार तेज शर्मा ने अपनी पुस्तक अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथिव्या नामक उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको संशोधित उत्तर पत्रक में जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि है। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की है। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 और 3 आपके सही हैं। इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक एवं कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त ने की है। इससे गुप्त वंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, देखते हैं। धनंजय किससे संबंधित है, कहाँ, उनका राज्य कौन सा था, तो ये थे कुस्तलपुर के। नीलराज जो हैं आपके, नीलराज औमुक्त थे, औमुक्त उनका राज्य था। उग्रसेन जो है, उग्रसेन का राज्य जो था पालक्का था, और विष्णुगुप्ता का राज्य जो है कांची है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 16। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो ये आपका चंद्र के नाम से है, जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से समझ रहे हैं। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो कुतुब मीनार के समीप स्थित है, परिसर में। इसमें जो है चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है इनका जो है चंद्र का नाम। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, तो ये है आपका गुप्त। गुप्त में भी कौन है, स्कंदगुप्त, जिसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की, तो वो है आपके स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, स्कंदगुप्त ने पराजित किया था हूणों को। इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया, तो वे हैं आपके स्कंदगुप्त। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, तो ये है भीतरी स्तंभ लेख से, जिसको किसने किया है, तो स्कंदगुप्त का ही भीतरी स्तंभ लेख है। इससे हमें प्रमाण मिलता है कि हूणों को पराजित किसने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था। हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म में स्वीकार करना, अरब आक्रमण। तो ये है आपका अरब आक्रमण जो है इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रश्नगत कारणों में अरब का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत पर अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बहुत बाद हुआ था, पूर्व मध्यकाल में हुआ था। शक विजेता किसे माना जाता है, तो ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता नाम माना जाता है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो इनकी एक उपाधि है विक्रमादित्य। शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान जो है आया था। कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है, कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख है मंदसौर अभिलेख है। पतिक जो है तक्षशिला अभिलेख है पतिक का। और प्रभावती गुप्ता का जो है उदयगिरी गुहा अभिलेख नहीं है, इसलिए ये गलत है, बाकी सभी सही है। समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है एरण अभिलेख है। यहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। शासक और रानियाँ कौन किसके के हैं, देखते हैं। तो चंद्रगुप्त जो थे उनकी रानी कौन है, तो वो है कुमार देवी। समुद्रगुप्त की जो रानी है वो है अनंत देवी। चंद्रगुप्त की रानी है आपकी कुमार देवी। समुद्रगुप्त की हैं दत्ता देवी।
चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी है आपकी कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम की रानी है अनंत देवी। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही है। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। किस पे निर्भर हो गए? अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो ये है आपका दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर ये लोग आश्रित हो गए। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? पत्तन से यानी पोर्ट से। तो ये है आपका ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ संचालित होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह आपका भृगुकच्छी या भड़ौच था, यह गुजरात में है, जहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? कल्याण, भड़ौच, ताम्रलिप्ति, कैम्बे। तो ये है आपका ई ऑप्शन जो है। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं? प्राचीन काल तथा मध्य काल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं का सदा संरक्षण दिया। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों ही। तो इसका आंसर है आपका सी। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण था बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्रा का सुगम होना। क्वेश्चन नंबर है 33। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा का प्रमुख होती थी। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो इसका आंसर है आपका सी। 2 और 3 तो सही है, लेकिन पहला सही नहीं है। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों, कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। स्थानीय प्रशासन में श्रेणियों का काफी महत्व था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो आपके वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिन्न संधियों के बारे में। तो ये है आपका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपने आयुर्विज्ञान विषय के रचना के लिए जाना जाता है? सौमिल्य, शौनक, शूद्रक, सुश्रुत। तो ये है आपका बिहार लोक सेवा आयोग ने सौमिल्य को माना है। देखते हैं। सुश्रुत जो है शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का जनक था। यह काशी के रहने वाले थे। इनका लगभग कार्यकाल जो था 600 BC था। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक जो है गुप्तकालीन नाटककार या साहित्यकार था।
सौमिल गुप्तकालीन नाटककार थे जिसे कालिदास भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। तो कालिदास ने किसे याद किया? सौमिल्य को। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में किसी ने कार्य नहीं किया है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने आपका विकल्प माना है, सौमिल्य को माना है। गुप्त काल का प्रारंभ जो है 275 एडी होता है, जिसका संस्थापक आपका श्रीगुप्त होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल से करीब 1000 वर्ष का बाद का है। इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है या नहीं माना जा सकता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है आपका ई, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो ये हैं आपके भास्कराचार्य जी, इनका जो है आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। धन्वंतरी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक और सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक जो है कनिष्क का राजवैद्य था, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। तो चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? चरक संहिता लिखी। भास्कराचार्य प्रख्यात क्या थे? खगोलक और गणितज्ञ थे। उन्होंने क्या लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती की रचना की है। लीलावती के लेखक कौन है? तो ये आपके भास्कराचार्य जी हैं। प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो ये है ऑप्शन आपका सी, 1, 3, 4 सही है। उस टाइम पे जो है आपका अंग प्रत्यारोपण शुरू नहीं हुआ था। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। यह स्थित था, कहाँ स्थित था यह? उज्जैन, ताम्रलिप्ति, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र। तो यह है आपका डी, पाटलिपुत्र। चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। उसने उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं, भोजन उपलब्ध कराया गया जाता था। यहां देश भर से रोगी इलाज करने आते थे। तो फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो यह आपका छपर्णक था, जो ज्योतिष से संबंधित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इनके 9 रत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। 9 रत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि जो थे वो कालिदास थे, जबकि छपर्णक जो हैं ये फलित ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर थे। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्य और सूर्यास्त होता है? तो ये हैं आपके आर्यभट्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टियम। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया है। सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों ओर परिभ्रमण करती है। आर्यभट्ट गणित से संबंधित है। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो जो स्वर्ण मुद्रा थी गुप्त काल की वो आपकी दिनार थी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? तो रूपक नाम से जाना जाता था, जैसे आज का रुपया। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर बयाना है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे तथा स्वर्ण मुद्राओं के सिक्के क्या कहलाते थे? दिनार कहलाते थे। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए हैं? तो यह आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व शासकों
श्री गुप्त घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इसका काल जो है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। गुप्त काल में लिखे संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। क्या बोलते थे स्त्री और शूद्र? तो प्राकृत भाषा बोलते थे, जबकि कुलीन वर्ग क्या बोलता था? तो संस्कृत भाषा बोलता था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य किसमें मिलता है? तो ये आपके एरण अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य जो मिलता है वो आपका 510 का एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री ने सती का उल्लेख किया है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की है? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम ने की है 319 में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, देखते हैं। अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने प्रियदर्शन की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को जो है क्या कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को आपका परक्रमांक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस तरह से ऑप्शन सी सही है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के अवसान में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्भहार तथा सोनपुर सहगौरा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के ही परिणाम प्रस्तुत करते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये आपके गुप्त शासक हैं। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। मतलब जिसको भूमि दिया गया है वही अपनी आय भी लेता था। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये आपका गुप्तों का जो है शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है। इस काल को क्लासिक युग, क्लासिकल एज या भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है। अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल स्वर्ण काल कहा गया है वे कौन सी हैं? महान सम्राटों का काल, श्रेष्ठ शासन, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता का काल, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल, साहित्य, विज्ञान, कला के उत्कर्ष का काल माना जाता है, इसीलिए इसे स्वर्ण काल माना गया है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की थी? स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी तो यह है आपका गुप्त काल, चोलों का काल, मौर्य काल। तो इनमें से कोई नहीं। ऋग वैदिक काल के छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही है। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। अतः स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किसी भी काल में नहीं मानी जाती है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग था, 1/6 भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी क्या था? तो 1/6 भाग थी। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का आधा, उपज का 1/3, उपज का छठा, उपज का 1/4 थी। आपका उपज का 1/6 भाग था, मतलब 6 भाग लेता था। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अपृहत कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। वह भूमि जिसे जोता न गया हो उसे अपृहत भूमि कहा जाता था। गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का यह एक पद था या टर्म था। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो ये भूमाप को निर्दिष्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें
कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी सैन्य अधिकारियों, सिविल अधिकारियों, ब्राह्मणों, दरबारी विद्वानों। तो ये है आपको ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी वो कर रहित भूमि दी जाती थी। गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी। इसके ऊपर धारकों को पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार के भूमि दान का एकमात्र उद्देश्य था धार्मिक एवं शैक्षणिक था। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अग्रहार कौन सी भूमि होती? तो मंदिरों और ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि अग्रहार कहलाती थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते हैं, क्या कहते हैं? विदक भागम। क्या कहते हैं? विदक भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम अथवा उदक भाग कहा जाता है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर जो है उद्रंग तथा उदरंग कहा जाता है। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि ऊपरनिका भूमि पर स्थायी अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। तो ये सभी जो है कर हैं। ये ऊपरनिका आपका उद्रंग, हिरण्य और विदक भागम। तो विदक भागम आपका सिंचाई से संबंधित कर था और हिरण्य जो था वो नगद लिया जाने वाला कर था मौर्य काल में। उद्रंग जो है आपका ये भूमि कर था। ऊपरनिका जो है किसानों से लिया जाने वाला कर था। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। क्यों प्रसिद्ध था? ये लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन भारतीय गुप्त वंश के समय संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा और चौल किस लिए विख्यात थे? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल था। तो ये यहाँ के विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे ये। घंटाशाला, कदूरा और चौल गुप्त काल में बड़े बंदरगाह शहर थे ये। तो ये क्या थे? चौल और गुप्त काल में बड़े बंदरगाह थे ये घंटाशाला और कदूरा, जहाँ से विदेशियों से व्यापार किया जाता था। घंटाशाला एवं कदूरा जहाँ पूर्वी तटीय शहर थे, वहीं चौल जो है पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर का प्रतिनिधित्व करता था। तोरमाड़ किस जाति दल का था? तो ये आपका हूण जाति दल का था। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? बुद्धगुप्त, शशांक, यशोधर्मन, प्रभाकर, वर्धन। तो ये है आपका यशोधर्मन जो है मिहिर कुल को पराजित किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये तोरमाड़ का ही पुत्र था मिहिर कुल। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंहगुप्त या बलादित्य और तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को पूरी तरह से पराजित किया गया था। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो ये आपका सुंग यून है। चीनी यात्री सुंग यून जो 518 ईस्वी में भारत आया और उसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। इसी यात्रा के दौरान चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब की? तो ये आपके 515 ईस्वी से लेके 520 ईस्वी तक यात्रा की थी भारत की। कथनों पर विचार करना है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। तो यह है आपका ऑप्शन सी। 1 और 3 सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है, क्योंकि गुप्तों का जो प्रशासन था वह विकेंद्रीकृत था, मतलब बहुत अब्रॉड था। केंद्र का उस पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं रहता था। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक जो है अपने दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया, मतलब और भी बढ़ाया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था।
सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन सी सही है। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखते हैं। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन सही है। इसे राज्य के द्वारा आय का एक स्रोत माना जाता था तथा जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि गुहा लेख, जो प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर अभिलेख समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में विष्टि मतलब बेगार बलात्श्रम यानी बिना मजदूरी दिए हुए काम कराना क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है। और बेगार को ही या बलात्श्रम को ही क्या कहा जाता है? विष्टि कहा जाता था उस टाइम पे। को अन्य करों के साथ रखा गया। यदि बेगार प्रथा का प्रमाण मौर्य युग से ही मिलता है, किंतु गुप्त काल में वह विभिन्न अवसरों पर राजा द्वारा प्राप्त किया जाने वाला एक कर हो गया। इसके तहत मजदूरों, शिल्पियों, कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना होता था, जिसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता। तो मतलब कोई पैसा, कोई कुछ भी नहीं दिया जाता था, फिर भी उनसे मजदूरी कराई जाती थी। यह प्रथा मध्य प्रदेश काठियावाड़ में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। बेगार की यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, किंतु इसमें ज्येष्ठ उत्तराधिकार जैसा कोई उपबंध नहीं था। यह सभी श्रमिकों पर लागू होता था। कहा जाता है कि शतरंज का खेल कब उद्भव हुआ? तो ये आपका भारत में उद्भूत हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, मतलब यहीं पे पैदा हुआ था। शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ। महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान तथा तत्पश्चात यूरोप पहुंचा था। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो ये था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा थी। तो मृच्छकटिकम में एक धनी व्यापारी की प्लस गणिका की पुत्री की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। शूद्रक ने एक मृच्छकटिकम नामक नाटक लिखा है, जिसमें यह गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इससे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है। इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी भी थे, अतः अब उन्हें महाकाव्यों एवं पुराणों के श्रवण का अधिकार या सुनने का अधिकार मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सारथवाह एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा का शब्दों का रूप दिया गया, मतलब प्रेम गाथा की वर्णन किया गया है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो सांख्य दर्शन से संबंधित जो आपके प्रवर्तक हैं वो हैं कपिल। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो आपकी सांख्य दर्शन है। पूर्व मीमांसा के लिए आप पूजा याद कर लीजिए, पूजय, तो पू से हो जाएगा पूर्व मीमांसा, जय से हो जाएगा जयमिनी, न्याय से हो जाएगा नगौ, याद कर लीजिए नगौ, तो न से हो जाएगा आपका न्याय दर्शन, गौ से हो जाएगा आपका गौतम। उत्तर मीमांसा आपका तो ऊब याद कर लीजिए, ऊब, ऊ से हो जाएगा आपका उत्तर मीमांसा, ब से हो जाएगा बादरायण। इस तरह से आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं थोड़ा सा। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया किसने किया? तो कपिल शाक ने किया था, ऐसे याद कर लीजिए। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित कथनों पर विचार करना है। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। सांख्य की मान्यता आत्मज्ञान ही मोक्ष है की ओर जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक की ओर जाता है। सही आंसर का चयन करना है, तो केवल दूसरा आपका सही है। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण माना गया है और विवेक ज्ञान को उससे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है।
कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसका आंसर है ए, दोनों ही कथन आपके सही हैं। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। यह दर्शन युक्त चिंतन तथा तर्क में विश्वास करता है। योग के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपका योप है, पतंजलि। आगे देखते हैं, योग के आविष्कारक कौन है? तो ये आपके पतंजलि रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अनुस्मृति, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा। तो ये आपका अनुस्मृति है जो अष्टांग योग का भाग नहीं है। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। लगभग 200 BC में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप से संग्रहित किया और योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन किया है। यही अष्टांग योग है। अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। किसके समकालीन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे और उनके पुरोहित भी थे। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके रघुनाथ शिरोमणि, श्रीधर, गंगेश, उदयन। तो ये हैं आपके बी और डी दोनों ही, गंगेश और उदयन दोनों ही नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे। संप्रदायिक स्कूल भी कहा जाता है। मिथिला के, कहाँ के? मिथिला जो आपका बिहार में है। मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुमांजलि को नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत माना जाता है। तो किसको माना जाता है? कुसुम अंजलि को जो है नव्य न्याय दर्शन का स्रोत माना जाता है। कई विचारक उदयन को नव्य न्याय दर्शन संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक गंगेश, जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया था, इनको संस्थापक मानते हैं। तो आप दोनों ही याद कर लीजिए, गंगेश और उदयन। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण भी लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो ये कौन कहा था ऐसा? तो चरवाक ने कहा था, चरवाकों के द्वारा कहा गया यह उक्ति है। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़त्व या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इसका आदर्श है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिएं, क्योंकि देह भर के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो ये आपके चार्वाक स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है तभी हम मानेंगे। भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों के प्रमाणों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। बौद्ध एवं वैशेषिक संप्रदाय प्रत्यक्ष तथा अनुमान केवल 2 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। जैन सांख्य योग और विशिष्टाद्वैत दर्शन इन दोनों के साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ देते हैं। अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो ये आपका काम है। चार्वाक दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत चार पुरुषार्थ जो थे आपके काम को परम पुरुषार्थ माना है। इसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चार्वाक के अनुसार अर्थ जो है सुख प्राप्ति का साधन है। चार्वाक दर्शन में सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से है। चार्वाक दार्शनिक प्रणाली है तो लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। चार्वाक दर्शन प्रणाली को क्या कहते हैं? लोकायत प्रणाली भी कहते हैं।
न्याय दर्शन का प्रचारित किसने किया न्याय दर्शन को? तो ये आपके नगव हैं, गौतम जी हैं। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम ने किया, जिन्हें अच्छपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ है तर्क या निर्णय। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत क्या है? न्याय सूत्र है। न्याय दर्शन के संस्थापक आपके गौतम। न्याय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके गौतम जी। न्याय दर्शन के प्रवर्तक आपके गौतम हैं, गौतम। सांख्य के कपिल, शाक भी याद कर सकते हैं, ऐसे याद कीजिए, नगव, शाक। वैशेषिक के वैक। मीमांसा के, पूर्व मीमांसा के आपके पूजय हो जाएगा, पूर्व मीमांसा ऐसे याद करिएगा, पूजय। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। मीमांसा के प्रणेता कौन है? तो ये आपके जैमिनी है। दर्शन है और मोक्ष प्राप्ति करने के तरीके हैं, देखते हैं। तो यहाँ से नहीं, यहाँ से हम देख लेते हैं। न्याय दर्शन जो है वो तार्किक चिंतन पर बात करता है। मीमांसा दर्शन आपका वैदिक अनुष्ठान की बात करता है। सांख्य दर्शन जो है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करता है। वेदांत जो है आत्मज्ञान से संबंधित है। षड दर्शन और उनके प्रवर्तक इस तरह से हैं, देखते हैं। न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और सांख्य के कपिल, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के आपके उलूक कणाद और योग दर्शन के पतंजलि। इस तरह से ये याद कर लीजिएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से संबंधित है। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वे शाश्वत सत्य हैं? तो ये आपके मीमांसा ने मानते हैं कि जो है आपका वेद हैं वो शाश्वत सत्य हैं, सदैव ही सत्य हैं वो। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया। उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड का आपका उत्तर मीमांसा में है और कर्मकांड का आपका पूर्व मीमांसा में बात की गई है। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है तो ये आपका मीमांसा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये आपके वैशेषिक जी हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से होता है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं, वैशेषिक के। भारतीय खड़ दर्शन का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? न्याय मीमांसा और वेदांत, लोकायत और कापालिक, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग। तो ये आपके सी ऑप्शन है। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो ये आपके चार्वाक को कहा जाता है। चार्वाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह भौतिकवादी दर्शन है, भौतिक या सांसारिक सुखों को अधिक महत्व देता है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो ये आपके शंकराचार्य जी हैं। तो शंकराचार्य जी किससे संबंधित है? अद्वैत दर्शन से। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य। शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य जो है ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र कहा जाता है। शंकर के दर्शन को कहा जाता है अद्वैतवाद कहा जाता है। शंकराचार्य के दर्शन को प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो ये शंकराचार्य जी हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक है। बौद्ध धर्म की संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो आपके ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाती है। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया गया है। उसकी मान्यता केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो
तो ये आपके रामानुजाचार्य जी हैं। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक रामानुजाचार्य, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य का स्थान जो है महत्वपूर्ण है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्ट अद्वैत या विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य तथा जगत को मिथ्या माना है, जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार जो है जीव आनंदमय, स्वयं प्रकाशमान और वैशिष्ट्यपूर्ण है। जगत मिथ्या न होकर सत्य सृष्टि है। मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर में तल्लीन हो सकता है। ये रामानुजाचार्य का कथन था। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो ये आपके अभिनव गुप्त हैं। बाकी शंकराचार्य, रामानुजा, माधवाचार्य का जो है वेदांत दर्शन से संबंधित हैं ये सब। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत या वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं: उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता। इन्हें वेदांत दर्शन को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उपसंप्रदाय या प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद। अभिनव गुप्त की मुख्य ख्याति तंत्र और अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है। ये दर्शन के क्षेत्र से तर्कशास्त्र से जुड़े हुए थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो विक्रम संवत जो है आपका 57 है, इसमें 57 है। अशक संवत है आपका 78 और गुप्त संवत है आपका 319। कली संवत है आपका, तो इसका ऑप्शन है, आप यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि जो है 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। शक संवत आपका 78 ईस्वी मानी जाती है और इसके प्रवर्तक जो हैं शक संवत के कनिष्क हैं। गुप्त संवत की स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 319 में। कली संवत आपका 3102 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो सबसे पहले आपका कली संवत आएगा। सूची फर्स्ट को नहीं, यहाँ पे कथन है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में है, सही हुआ। शक संवत जो है आपका 78 ईस्वी में है, ये भी सही है। गुप्त काल समून जो है आपका 319 से आरंभ होता है। भारत में मुसलमान शासन का युग जो है 1192 से शुरू होता है। तो ये आपका डी, चारों ही ऑप्शन आपके सही है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष कितना आएगा? तो इसका आएगा 601 वर्ष आएगा। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष जो है 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? तो 634 होगा। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था, तो ये आपका प्रतिष्ठान था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों में से एक था। कौन से? दो सूर्यवंश, एक अग्निवंश था। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान जो था त्रेता युग प्रयाग में था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशी संवारण में प्रतिष्ठान जो झूसी और इलाहाबाद में राजधानी की स्थापना इन्होंने की थी। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये कन्नौज में थी। मौखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक जो थे हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और ग्रहवर्मा थे। ग्रहवर्मा का जो विवाह हुआ था वो राजश्री से हुआ था, हर्षवर्धन की बहन से हुआ था। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, देवगिरी के यादव, मालवा के परमार, कन्नौज के मौखरी, वल्लभी के मैत्रक। तो ये हैं आपके 1, 3, 4, 6। तो ये होगा मगध के गुप्त थे।
थानेश्वर के पुष्यभूति थे और वल्लभी के मैत्रक थे। उस टाइम इन सभी का शासन था। 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण तथा विभाजन की प्रवृत्तियां प्रारंभ हो गई। इस दौरान अनेक स्थानीय सामंतों एवं शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों का शासन था: मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? हरिसेन, कालिदास और कल्हड़। इनमें से कोई नहीं, तो ये आपके कल्हड़ हैं। हर्ष के समय विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं जो है आपके कल्हड़ कृत राजतरंगिणी से भी मिलती है। तो कल्हड़ की कौन सी रचना है? राजतरंगिणी है, याद रखिएगा, जो कश्मीर के शासन से संबंधित है। कालिदास एवं हरिसेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये हर्ष से पहले के थे। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये आपका बाणभट्ट ने लिखी थी, जो हर्ष का दरबारी कवि था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये कन्नौज थी। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी ताकि राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए उपयुक्त था। हर्ष सम्राट ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज की थी। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो एक कन्नौज में किया था, दूसरा प्रयागराज में किया था। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने जो है कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों के एक विशाल सभा बुलवाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा, अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, सम्राटों और सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता जो है ह्वेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे जो है महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और ह्वेनसांग के समय जो ये परिषद हुई थी, महामोक्ष परिषद, वो 6ठे नंबर की थी। इसमें जो है 18 देशों के राजा सम्मिलित होते थे। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, वो है आपका प्रयागराज। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका है। किसने रोका है? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका है। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का अपना विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि हर्ष भी दक्षिण की ओर विस्तार करना चाहता था, पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर विस्तार करना चाहता था। इस तरह से दोनों के बीच जब टकराव हुआ तो नर्मदा नदी के तट पर दोनों ने युद्ध किया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख, जो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था रविकीर्ति, उसने लिखी थी, और ह्वेनसांग का विवरण इसके लिए साक्ष्य है कि युद्ध हुआ था और पराजित हुआ था आपका हर्ष। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था, प्रथम नहीं द्वितीय, याद रखिएगा। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष कौन सा था? तो ये था आपका 618। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। उधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध होना असंभव था। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः हर्ष की पराजय हुई। अल्टेकर का विचार है, किसका? अल्टेकर का विचार है कि हर्ष और पुलकेशिन का जो युद्ध हुआ था वो 630 से लेकर 34 ईस्वी के बीच
के बीच कभी हुआ था? इसका पहला कारण तो यह है, वल्लभी का युद्ध 630 ईस्वी के पहले नहीं हो सकता। ये बस डिटेल, कोई मतलब नहीं इसका, जितना आपको पता होना था उतना हो गया है। किसका युद्ध कब हुआ था? 618 में। कवि बाण निवासी था, कहाँ का निवासी था? पाटलिपुत्र, भोजपुर, थानेश्वर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका डी। बाणभट्ट का जन्म जो है बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूटा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपका हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वह है आपका ह्वेनसांग। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चौंग वेनसांग या वेनसांग को ही क्या कहते हैं? युआंग चौंग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। कौन सा कथन सही है? सड़क और नदी मार्ग लूट से पूरी तरह सुरक्षित थे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर्ष ने ही कहा था कि ह्वेनसांग ने बताया था कि वो खुद लूटा गया था। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल, विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। तो ये सही है। व्यापारियों को नौ घाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। तो इसका आंसर है आपका बी। 2 और 3 सही है। फर्स्ट आपका इसीलिए नहीं सही है क्योंकि ह्वेनसांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। ह्वेनसांग स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस चुका था। ह्वेनसांग के अनुसार अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। उनके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो ये है आपका ताइचुंग के युवु तुंगकुआन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका डी। ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताइसुंग का समकालीन था। इसी के राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताइसुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। ह्वेनसांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। लगभग 13 वर्षों के भारत प्रवास के बाद जब वह वापस चीन पहुंचा, तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया। उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार भी नियुक्त किया। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था। तो मथुरा सबसे प्रसिद्ध था सूती वस्त्रों के लिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो हर्षवर्धन का कार्यकाल क्या था? 6 से लेके 647 तक था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी जो थी रेशम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी। ह्वेनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। जो बाणभट्ट थे, थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध थे। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किसके लिए किया गया कौशे का शब्द का प्रयोग? रेशम के लिए। ये गुप्तोत्तर काल में ऐसा बोला गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये आपका नालंदा में किया था अध्ययन। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गए। इस समय यहाँ के कुलपति कौन थे? तो शिलभद्र थे। ह्वेनसांग के टाइम पे लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य काट होता हुआ कहाँ पहुँचा? कांची पहुँचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग ने पुनः नालंदा आया और उसने व्याख्यान दिए। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो सीयूकी की उसकी रचना। उसने किसकी रचना की थी? सीयूकी नामक रचना की थी। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण के ऊपर ग्रंथ
एक ग्रंथ लिखा जिसे क्या कहते हैं, सियूकी कहते हैं। वेनसांग इसी रचना के कारण उसे याद किया जाता है क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत संबंधी काफ़ी जानकारी उपलब्ध है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, भीनमाल की यात्रा किसने की थी, तो वेनसांग ने की थी। वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और इसकी रचना क्या थी, सियूकी थी। वेनसांग एक बौद्ध था। सियूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है, तो ये आपका वेनसांग से जुड़ा है। इसकी रचना वेनसांग ने की थी। चीनी यात्री स्टिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था, तो ये है आपका 405, 637, 635। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है आपका डी। डी ऑप्शन सही है क्योंकि चीनी यात्री स्टिंग जो है 671 से 695 ईस्वी जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया और बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होता हुआ वह चीन वापस लौट गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है, तो यह है आपका विनिमय पत्र। हुंडी का मतलब होता है विनिमय पत्र। भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है तथा इसे हुंडी कहा जाता था। भारत में माल का क्रय विक्रय नगद और उधार पर किया जाता था। यदि माल क्रय अथवा विक्रय नगद होता था तो ऐसी स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता था तथा दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करते थे तो और सौदों का मूल्य जो है तुरंत न चुकाकर भविष्य में चुकाता था। ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान सांख पत्रांक माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता था। आधुनिक समय में इन साख पत्रों को विनिमय विपत्र अथवा प्रतिज्ञा विपत्रों के नाम से जाना जाता था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो यून टून। प्राचीन काल में चीनी लेखक ने भारत का उल्लेख जो है इंतु या थियान्तु के नाम से किया है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, तो मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, भाजा, तो यह है आपका नालंदा। नालंदा कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था, तो कन्नौज था आपका। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटाकर कन्नौज हो गया था। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत बढ़ गया जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे जो है दूसरी राजधानी बनाई थी। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज गंगा यमुना दोआब में स्थित होने के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण तीन शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी बना था। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया है। तो इसका आंसर है आपका एक। कथन और कारण सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित किए गए चतुर्थ महायान बौद्ध परिषद में भाग लिया। चीनी यात्री वेनसांग ने हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। ये दोनों ही कथन आपके गलत हैं क्योंकि जो फाहियान है वह कनिष्क के शासनकाल में नहीं आना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है और हर्ष जो है बौद्ध धर्म का मानने वाला था, न कि उसका विरोधी था। चीनी तीर्थयात्री फाहियान गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी यात्री वेनसांग जो है 629 ईस्वी में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और हर्ष जो है वेनसांग से मिलने के बाद पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था।
ह्वेनसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय यानी राज का आश्रय प्रदान किया था। वह पूर्ण बौद्ध बन चुका था। हर्ष कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो फाहियान का काल जो है आपका 399 से लेकर 414 ईस्वी है। ह्वेनसांग का काल जो है आपका 629 से लेकर 645 है। इसिंग जो है आपका 679 से लेकर 695 में आता है। अल मसूदी का काल देखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से देखते हैं। फाहियान के भारत भ्रमण का काल जो है आपका केवल 10 वर्ष 402 से लेकर 412 ईस्वी तक रहा है, न कि 399। जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा अगर जहाँ से जब वो चला था तो वो 399 ईस्वी से 414 तक रही है। ह्वेनसांग का भारत भ्रमण 629 से लेकर 645 ईस्वी तक रहा। इस्टिंग का जो भारत भ्रमण 671 से 695, जबकि अल मसूदी जो है 615 से लेकर 616 में भारत भ्रमण किया था। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल-बर्नी ने किया था। ये सही है। सांबपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख जो है ह्वेनसांग, आबू जईद और अल मसूदी तथा अल-बर्नी ने किया। सांबपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन से सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बली प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना। तो इसका आंसर है बी। 2 और 3 आपके सही हैं, पहला नहीं सही है। सामंतवाद शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया है। सर्वप्रथम अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया है। सामंती व्यवस्था का अंकुरण शक कुषाण काल में हुआ था, मतलब इसके जो बीज हैं, बीजों का अंकुरण पैदा कब हुआ था? शक और कुषाण काल में। राजपूत काल तक आते आते यह समाज में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया है। क्या हो गया? तो सामंतवाद। भारत में सामंती व्यवस्था कुषाणों से लेकर राजपूत काल, सल्तनत काल का तथा मुगल काल तक प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बनी रही। इस व्यवस्था के चरमोत्कर्ष काल में भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तथा धार्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सामंतों के प्रशासन पर बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय सत्ता अत्यंत निर्बल हो गई। अपनी शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतः सामंतों पर आश्रित हो गए थे। सामंत के विकास से समाज के सामाजिक आर्थिक कारण जो थे शक कुषाण युग में स्पष्ट होने लगते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? तो ये आपका सी है, बाकी सभी सही है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, ये सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो इस तरह से आपका सी सही नहीं है और सभी सही हैं। शंकराचार्य को शंकर या श्री शंकराचार्य आदि नामों से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव में हुआ था। शंकराचार्य के समय जो है बौद्धों एवं जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदुत्व समाप्त होता जा रहा था। इसे रोकने के लिए उन्होंने वेदांत पर बल दिया था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य के बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से हैं? तो आपके ज्योतिष मठ है, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम सम्मिलित नहीं है? तो मानसरोवर पुरी में है उनका 4 धाम, और द्वारका, रामेश्वर, ये सभी जो हैं शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 धाम हैं। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी उड़ीसा और पश्चिम में द्वारका यानी गुजरात। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति जो है इनके पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहते थे। भवभूति जो है आपके कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में थे।
हरिसेन जो है ये हर्ष के नहीं समुद्रगुप्त के दरबार में थे। किसके? समुद्रगुप्त के। दंडी जो है नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। इस तरह से ऑप्शन आपका सी सही नहीं है। हर्ष के दरबार में कौन रहता था? बाणभट्ट रहता था। सोचिए, फर्स्ट को सोचिए, सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं। अमीर खुसरो के किसका संबंध है? अमीर खुसरो तो अलाउद्दीन खिलजी का संबंध है। और कालिदास का आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे ये। हरिसेन जो है ये आपके समुद्रगुप्त में थे। बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन से संबंधित हैं। इस तरह से ये सभी इनके दरबारी कवि थे। सही जोड़े देखना है। देखते हैं यहाँ पे हम। भोज जो है धार से थे। दुर्गावती जो है गोंडवाना से। समुद्रगुप्त आपका विदिशा में और अशोक आपका उज्जैन से संबंधित हैं। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य हैं। देखते हैं कौन सही है। तो भिलसा आपका मध्य प्रदेश में है और गिरनार आपका गुजरात में है। द्वार समुद्रम जो है आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक। और थानेश्वर जो है आपका ये कहाँ है? तो ये हरियाणा में है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में नहीं। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही है। यहाँ से देख सकते हैं। भिलसा आपका मध्य प्रदेश, द्वार समुद्रम कर्नाटक या हेलीबीडू, गिरनार जो है गुजरात, थानेश्वर आपका स्थानेश्वर हरियाणा। इस तरह से आपके ये सही हैं। अब हमारा नया चैप्टर है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।